दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, राजराज चोल, विजयालय या परांतक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी, विजयालय हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की पुनर्स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की नींव विजयालय के द्वारा डाली गई थी। अगला प्रश्न है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, होयसल या फिर कोरोमंडल तट या दक्षिण के कुछ भाग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग जैसे उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। तो याद रखिएगा, चोलों का राज्य कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि चोलों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची या फिर तंजौर। तो सही उत्तर तंजौर ऑप्शन डी। दोस्तों, चोलों की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें तंजौर या तंजावुर सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा गंगैकोंड चोलपुरम चोलों की राजधानी बनी थी और संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? आपको बताना है। ऑप्शन है साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार या कर संग्रह प्रणाली का सस्ता और उचित होना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वो असाधारण शक्ति और क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। तो सबसे पहले ग्रामीण शासन या ग्राम शासन की स्वायत्तता, इसका विकास चोल प्रशासन में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए दोस्तों। प्रश्न है कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो सही उत्तर कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए चोल राजवंश प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? ऑप्शन है तंजावुर, उरैयूर, कांचीपुरम या उत्तर मेरूर। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर मेरूर ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा, चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के माध्यम से ज्ञात होता है। तो याद रखिएगा, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे उत्तर मेरूर शिलालेखों में मिलता है। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में किस चोल साम्राट के? देखिए, परांतक प्रथम के, राजराज प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के या राजाधिराज प्रथम के।
तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर राजराज प्रथम, ऑप्शन बी। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः अष्टभुज है, खडभुज है, चतुर्भुज है या द्विभुज है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या ध्यानमग्न? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए शिक्षक के रूप में। दोस्तों शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु या शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। अगला प्रश्न है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस शासक के कार्यकाल में चीन में 72 भारतीय व्यापारी भेजे गए थे? ऑप्शन है कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या राजाधिराज? तो सही उत्तर ऑप्शन ए कुलोतुंग प्रथम याद रखिएगा। दोस्तों चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी, तिथि याद रखिएगा, 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। तो ये था कुलोतुंग प्रथम का शासनकाल, जो कि चोल शासक था। इसके समय में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, चेर, पल्लव या राष्ट्रकूट? तो सही उत्तर हो जाएगा चोल राजवंश, ऑप्शन ए। दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से पूर्वी भारत यानी गंगा घाटी पर आक्रमण किया और पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि ग्रहण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। और दोस्तों आप जान लीजिए कि ये जो शासक था, आप देखिए चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया। चोलों के पास अश्व, गज और पैदल सैनिकों के साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय प्राप्त की थी, जो चोल शासकों या चोल राजवंश के पास महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वो कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या कुलोतुंग? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम महत्वपूर्ण शासक था चोल वंश का, और इसके बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। अगला प्रश्न है, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो अभी अभी आपने देखा है, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम के द्वारा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों राजेंद्र प्रथम ने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी पर आक्रमण किया था और उसने उत्तर भारत के शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि ग्रहण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? आपको बताना है। राजेंद्र चोल, परांतक चोल, राजराज प्रथम या राजराज द्वितीय? तो सही उत्तर है राजराज प्रथम, ऑप्शन सी।
दोस्तों याद रखिएगा, चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय या सुंदर चोल का पुत्र अरिमोलिवर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। राजराज प्रथम ने एक अस्थायी सेना और विशाल नौसेना का गठन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या आदित्य प्रथम। तो उत्तर है राजराज प्रथम, ऑप्शन ए। दोस्तों चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल यानी श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोन्नरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा था। तो याद रखिएगा, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय राजराज प्रथम द्वारा प्राप्त की गई थी। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर राजेंद्र प्रथम ने। याद रखिएगा, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप या श्रीलंका विजय, सीलोन जो है श्रीलंका का प्राचीन नाम है, तो राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप या श्रीलंका विजय पूर्ण किया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र का अधिकार हो गया था। तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम वह चोल शासक था जिसने सीलोन यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या राजाधिराज प्रथम। तो सही उत्तर कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, लेकिन कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया और उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पे रुमाल के साथ किया था। तो याद रखिएगा, कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम। तो सही उत्तर ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। उसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल प्रशस्ति से प्राप्त होता है और पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के महान शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, पाल या सेन। तो सही उत्तर है चालुक्य। दोस्तों याद रखिएगा कि चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो आप जानते हैं कि बागलकोट कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है और 6ठी-7वीं शताब्दी में ये चालुक्यों की राजधानी थी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए वातापी हो जाएगा। दोस्तों 6ठी-7वीं ईस्वी में वातापी जो है चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चालुक्यों की राजधानी वादामी या वातापी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख, अल्पादुदान लेख या हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो सही उत्तर है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। दोस्तों ऐहोल प्रशस्ति वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी और प्रशस्ति के अंत में लेखक ने ये दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। तो इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है।
अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? प्रशासन, विधि, व्याकरण और काव्य या उपरोक्त सभी से। तो तोल्काप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, तोल्काप्पियम के प्रणयनकर्ता तोल्काप्पियर ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। वह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। तो याद रखिएगा, तोल्काप्पियम ग्रंथ के रचनाकार तोल्काप्पियर ऋषि हैं और ये ऋषि अगस्त के 12 शिष्यों में से एक थे। ये एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? इंगलो, परड़र, करिकाल या विष्णु स्वामिन? तो सही उत्तर है इलंगो। दोस्तों, इलंगो जो है शिल्पाधिकारम ग्रंथ के लेखक थे। इलंगो अडिगल। ये संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। तो याद रखिएगा, शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो अडिगल थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में ग्रंथ हैं और सूची 2 में उनमें वर्णित विषयों का उल्लेख है। तो देखिए दोस्तों, तिरुक्कुरुल क्या है? तो ये दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। तोल्काप्पियम तो ये व्याकरण ग्रंथ है। शिलप्पाधिकारम ये प्रेम कथा है और मणिमेकलय ये वणिक कथा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। तो इस तरह से इसका सही सुमेलन हो जाएगा। तिरुक्कुरल जो है ये दर्शन से संबंधित है। तोल्काप्पियम व्याकरण ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा और मणिमेखलय ये वणिक कथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कोरके या बारबेरिकम? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरिकामेडु, ऑप्शन ए। दोस्तों, अरिकामेडु बंदरगाह पोडुके नाम से पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। अगला प्रश्न है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, अरिकामेडु से, रंगपुर या सतारा से? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, अरिकामेडु से। दोस्तों, रोमन बस्ती के प्रमाण अरिकामेडु से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल या पांड्य? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कदम्ब राजवंश, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए, चोल, चेर और पांड्य संगम युग के राजवंश थे। कदम्ब जो है ये संगम कालीन राजवंश नहीं है। तो चोल, चेर और पांड्य ये सभी संगम कालीन राजवंश हैं। कदम्ब इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? चेर, चोल, पल्लव और पांड्य? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा पल्लव। याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चोल, चेर, पांड्य जो हैं ये चोल, चेर और पांड्य ये संगम युग के जो है महत्वपूर्ण राजवंश थे और पल्लव इसमें शामिल नहीं है। याद रखिएगा, पल्लव संगम कालीन राजवंश नहीं था। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु या पाली? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल जो है ये आपका तमिल भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कुरल के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल और लघुवेद माना जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो सही उत्तर है लघुवेद कुरल को कहा गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित कुरल को तमिल ग्रंथों में लघुवेद की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? कंबन, कुट्टन, नन्नय या टिक्कण? तो सही उत्तर है कंबन, ऑप्शन ए। कंबन द्वारा रचित कंब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में है।
इसका जो निकटतम उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कंबन। तो याद रखिएगा तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक कंबन हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेद मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्रामम। तो सही उत्तर ऑप्शन डी मणिग्रामम हो जाएगा। याद रखिएगा दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे। मणिग्रामम, वलंजीयर इनमें से प्रमुख थे। तो याद रखिएगा मणिग्रामम प्राचीन भारत में व्यापारियों का प्रमुख संगठन था। अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों यानी बुत्तुग दो की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर या तंजाउर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजय कोंड की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? आपको बताना है। मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। दोस्तों तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था और इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में मिलता है। अगला प्रश्न है पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? आपको बताना है। गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या वेंगी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वेंगी नदी ऑप्शन डी। दोस्तों पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरै थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए वेंगी नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है संगमकालीन साहित्य में कोन, को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेनाधिकारी या राजा। तो सही उत्तर है राजा। दोस्तों आप जान लीजिए संगमकालीन साहित्य में कोन, को और मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। अगला प्रश्न है तृतीय संगम हुआ था किस स्थान पर? अरिकामेडु, एर्नाकुलम, मदुरई या तूतीकोरिन में। तो सही उत्तर है मदुरई में ऑप्शन सी। दोस्तों संगम का तात्पर्य गोष्ठी या परिषद से है और आप जान लीजिए कि संगम का जो तात्पर्य है वो गोष्ठी या संगम से होता था, परिषद से होता था। इन गोष्ठियों या संगमों में तमिल कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। पहला संगम जो है मदुरई में आयोजित किया गया अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। द्वितीय संगम जो है ये कपाटपुरम में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ और तृतीय संगम मदुरई में नक्कीरर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपसे पूछा गया है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या सांभर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऋषि अगस्त्य ऑप्शन बी। दोस्तों दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्होंने दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस भी गए थे। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए वातापी के चालुक्यों की राजधानी जो है ये बादामी थी और पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था। रविकीर्ति द्वारा रचित जो ऐहोल प्रशस्ति है उससे पुलकेशिन द्वितीय का विस्तृत उल्लेख मिलता है। पल्लवों की राजधानी ये कांचीपुरम थी। हर्ष की राजधानी आप जान लीजिए कन्नौज थी और पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई थी। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा?
सही सुमेलन आपका हो जाएगा आपका, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी, पल्लवों की कांचीपुरम, हर्ष की कन्नौज और पांड्य की राजधानी मदुरई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? चालुक्य, राजपूत, गुप्त या मौर्य? तो आप जानते हैं चालुक्य राजवंश ने उत्तर भारत पर नहीं बल्कि दक्षिण भारत पर शासन किया था। इनका शासन मुख्य रूप से दक्कन और दक्षिण भारत में केंद्रित था। इनकी राजधानी बादामी या वातापी थी। अगला प्रश्न है, कदंब राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर, बनवासी, कांची या बादामी? तो दोस्तों कदंब राजाओं की राजधानी बनवासी थी और इस राजवंश या कदंब की स्थापना मयूर शर्मन के द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी बनवासी थी। अगला प्रश्न देखिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी और संगम काल में प्रथम और तृतीय संगम मदुरई में ही आयोजित किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः आचार्य अगस्त और नक्कीरर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न सुमेलन करना है सूची 1 का सूची 2 से। इसमें मंदिर और उनकी अवस्थिति का मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई बालाजी विश्वनाथ के नाम से जो है आप जान लीजिए प्रसिद्ध है। वेंकटेश्वर मंदिर ये आपका तिरुमाल आंध्र प्रदेश में है। महाकाल मंदिर दोस्तों, महाकाल मंदिर उज्जैन में है और बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में कराया था। महाकाल मंदिर उज्जैन में, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश में है। बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वह चोल शासक जिसे गंगईकोंड कहा जाता है, आपको बताना है कि किस चोल शासक को गंगईकोंड कहा जाता है। ऑप्शन है राजराज, राजेंद्र, कुलोतुंग या मनुनीम। तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम को। दोस्तों आप जान लीजिए राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में गंगा घाटी तक सफल सैनिक अभियान के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और इसे ही गंगईकोंड कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में। इस वीडियो में आपने दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित प्रमुख राजवंशों चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए जो आयोजित परीक्षाएं हैं उनके भारतीय इतिहास खंड के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।